हेलो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। जिसने मेरी पुराने लेक्चर नहीं देखे हुए हैं वो पहले उन लेक्चर को देखें, क्योंकि वो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो कवर किए हुए हैं। आज हम क्या कवर करेंगे, जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स जो ब्रिटिश इंडिया भारत में रूल करने के लिए कुछ एक्ट लेके आई थी, तो उसको डिस्कस करेंगे। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को बहुत सारा प्यार देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे पास एक्ट लेके आई वो कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जो ये एक्ट था 1773, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो भी हमारे पास ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको अधिकार दे दिया गया, कंपनी को अधिकार दे दिया गया कि भाई जितने भी आपने जिस क्षेत्र पे आपने कब्जा कर रखा हुआ है उस पे रूल कौन करेगा, वो आप ही करेंगे। और बट उन्हें कहा गया कि इसकी जो रेगुलेटरी और जो एक्टिविटीज़ हैं उसको प्रॉपर तरीके से आप फंक्शन करेंगे। कि भाई अगर आपने इन क्षेत्रों पे क्या करा हुआ है, कब्जा करा हुआ आपके अधीन है, तो आप इनको अच्छी तरह डेवलप करेंगे। इसका बोलने का मतलब यह था। दूसरी बात क्या कही गई कि पहली बार क्या हुआ इस एक्ट के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट टाइम पहली बार जितना भी कंट्रोल था, जो भी मतलब जो भी व्यापार किया जाता था, जो भी इंडियन अफेयर्स हुआ करते थे, व्यापार किया जाता था, उसको कौन देखती? अब वो सारे के सारे व्यापार को किसके अंडर आ गया? वो ब्रिटिश कैबिनेट के अंडर आ गया। कि भाई अब पहले क्या होता था कि कंपनी उसको लूट रही थी, कंपनी को कोई हिसाब नहीं देना होता था। कंपनी क्या करती थी, बस थोड़े से जो पैसे हैं वो सालाना ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देती थी। अब क्या कहा गया कि भाई जितना भी पैसा होगा, जितना भी इंडियन अफेयर्स होगा, जितना भी हम यहाँ से पैसा कमाया जाएगा, उसको कौन देखेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगी। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जो वहाँ पे एक पोस्ट हुआ करती थी पहले, जिसको बोला जाता था गवर्नर ऑफ बंगाल। जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसकी पोस्ट देखिए, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसकी पोस्ट चेंज करके क्या बना दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दी गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो पोस्ट है वो कब बनाई गई? तो कब बनाई गई? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसमें क्या कहा गया कि जो बंगाल है उसमें जो गवर्नर जनरल होगा उसके साथ साथ चार और बंदे होंगे। कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होगी, काउंसिल मतलब एक तरह की हमारे पास क्या होती है, एक जो काउंसिल होगी, काउंसिल में परिषद होती है, परिषद में क्या होंगे? चार बंदे। कि गवर्नर जनरल के साथ साथ और कितने बंदे होंगे? कि चार बंदों की एक क्या होगी? परिषद होगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने? तो कौन बने? वन हेस्टिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसको नोट कर लेना कि जो पहले भारत में पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो वो थे वन हेस्टिंग। अब दूसरा काम क्या हुआ इस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद? अब देखिए क्या कहा गया कि जो बॉम्बे के गवर्नर हैं और जो मद्रास के गवर्नर हैं वो दोनों काम करेंगे किसके अंडर? जो गवर्नर जनरल होगा बंगाल का। कि जो भाई वन हेस्टिंग है उसके अंडर बॉम्बे और मद्रास दोनों के जो गवर्नर है वो काम करेंगे। और एक और क्या काम किया गया? जो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कहाँ पे? जो कोलकाता था वहाँ पे बंगाल में जो है वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब क्या हुआ कि जितने भी इसके अलावा जो भी मतलब सेशनल जो जुडिशन होता है, जो हमारे पास सेशनल कोर्ट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, वो भी खोले गए, ताकि कुछ ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं जिनका जो निवारण है वो क्या वहीं पे निकल जाए, मतलब सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ना पड़े, छोटे न्यायालयों में ही उसका रिजल्ट आ जाए। ठीक है जी बात। अब फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि जो उसमें से क्या होता था, जो सुप्रीम कोर्ट खोला गया उसमें एक चीफ जस्टिस होगा और तीन उसके जज होंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि एक चीफ जस्टिस हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट खोला गया था तब कितने मेंबर हुआ करते थे? 1+3। जी 1+3 जो थे वहाँ पे मेंबर थे, वन चीफ जस्टिस और 3 जो थे वो अदर जज हुआ करते थे। अब क्या कहा गया कि जो 1781 का एक एक्ट आया था उस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो गवर्नर जनरल है और जो उसकी काउंसिल है, जो गवर्नर जनरल है और उसकी जो काउंसिल है वो गवर्नमेंट के मतलब उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी गवर्नमेंट की। वो अपने मतलब फेवर, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि उन पे किसी का दबाव नहीं होगा। वो फ्रीली जो है वो अपना जजमेंट सुना सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो चाहे वो किसी के खिलाफ हो। तो उनको उससे क्या किया गया? उसे अलग रखा गया।
ठीक है जी बात। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना? तो वन हेस्टिंग बना। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में कितने बंदे हुआ करते थे? 4 बंदे हुआ करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कहाँ खोला गया? तो कहाँ खोला गया? बंगाल में खोला गया। ठीक है जी, तो कितने उसमें, एक चीफ जस्टिस हुआ करता था और 3 अन्य जज हुआ करते थे। ठीक है जी, नेक्स्ट एक्ट देखते हैं। अब इसके बाद क्या आ गया? पिट्स इंडिया एक्ट। जो पिट्स इंडिया एक्ट था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में मैक्सिमम टाइम आया हुआ है। अब पिट्स इंडिया एक्ट क्या लेके आया? उसने ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। कहाँ पे? कहाँ पे? भारत में। ठीक है, तो बोला जाएगा कि ड्यूल इंडिया मतलब दोहरी सरकार भारत में किस एक्ट के थ्रू आई थी? तो किस एक्ट के थ्रू आई थी? जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, मतलब क्या था इसका? कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी राज करती और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी राज करती। मतलब भारत पे दो चीजें, दो बंदे राज कर रहे थे। कौन कौन? एक ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी कौन थी? जो ब्रिटिश सरकार थी। क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको पूरा हिसाब किसको देना पड़ता? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से रूल पास करती और किसको बताती? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है जी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो कंपनी है उस सब ऑर्डिनरी डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट एंड द, जो उसका जो क्षेत्र होता था इंडिया में, उसको क्या कहा गया? वो सारा का सारा किसके अंडर आता? ब्रिटिश जो था, ब्रिटिश संपत्ति है। ठीक है, जितना भी कंपनी ने भारत में जितना भी एरिया अपने अधीन कर रखा है वो सारा का सारा किसका है? ब्रिटिश की संपत्ति है। अब क्या किया गया? दो दो चीजें नहीं बनाई गई। एक देखिए, ये मैंने जो रेड पेन से लिखा हुआ है, रेड जो हाईलाइट किया हुआ है, इसको ढंग से देखना। एक बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये दो डिपार्टमेंट मतलब वहां पे बनाए गए। कौन कौन से की स्थापना की गई? एक को बोला जाता है निर्देशक मंडल, दूसरे को बोला जाता है निरंतर मंडल। ठीक है, ये दोनों वहां पे मतलब उनकी स्थापना की गई। अब क्या हुआ इसमें? क्या था कि जो बोर्ड होता था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था, वो क्या देखता? देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था कि जो जितने भी कंपनी के सिविल सिविल हो गए, फिर जो मिलिट्री हो गए, और जितने भी रेवेन्यू के रिलेटेड जितने भी डिसीजन है वो सारा का सारा कौन लेता? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके हाथ में पावर थी। बात समझ में आ गई कि ये जो बोर्ड था इसके पास ज़्यादा कंट्रोल था, क्योंकि जितने भी सिविल डिसीजन लेने होते कंपनी के या मिलिट्री के या रेवेन्यू के, वो सारे के सारे कौन लेता? कंपनी लेती। जो इसका जो चांसलर होता था, जो इसका कोषाधिकारी होता था, जो राज्य को जो पैसे को देखता, ठीक है, वो कौन होता? वो उसको क्या कहा जाता? चांसलर बोला जाता। और जो इसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था, एक क्या होता था? एक इसमें कौन सी पोस्ट थी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और फिर क्या बोला गया कि इसमें जो हमारे पास प्रिवेंसी काउंसिल में बनाई गई, और जिसमें कितने बंदे थे? जिसमें 4 बंदे हुआ करते थे। और इसको कौन अपॉइंट करता? इसको अपॉइंट करता क्राउन, कि जो रानी एलिजाबेथ थी उसने इन बंदों को अपॉइंट करके भारत में भेजा था, वो इनको भेजती वहां से। और जितने भी पॉलिटिकल मैटर होते थे, जो राजनीतिक जितने भी डिसीजन लेने पड़ते थे, वो सारे के सारे जो होती थी, एक सीक्रेट कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कितने होते थे? 3 बंदे हुआ करते थे, 3 डायरेक्टर हुआ करते थे। जितने भी सीक्रेट डिसीजन लिए जाने, मतलब गुप्त जितने भी डिसीजन लिए जाते थे, उसको कौन देखता था? जो जितने भी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट मैटर हुआ करते थे, ठीक है, मतलब राजनीतिक जितने भी डिसीजन लेने हैं, वो एक सीक्रेट बात है, तो उसको कौन देखता? उसको 3 डायरेक्टर्स देखते, जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता। इनडायरेक्टली वो किसके टच में होते? उनको कौन बताता वो बात? तो कौन बताता? ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको बताती कि भाई ये डिसीजन भारत में लेने हैं, जिसके जो राजनीतिक जो जितने भी डिसीजन है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लेते, बट वो उनको कौन बताता? तो उनको कौन बताता? ब्रिटिश गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट में बैठी हुई थी वो उनको बताती। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल जो था, जो गवर्नर जनरल और जो हमारे पास दूसरी पोस्ट होती थी कमांडर इन चीफ, ठीक है, वो क्या थे? जो काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल को रिड्यूस कर दिया गया, और उसके 3 बंदे जो थे, जो 3 मेंबर से इंक्लूडिंग द कमांडर इन चीफ, कि जो हमारे पास गवर्नर जनरल और जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उसमें कमांडर इन चीफ के साथ साथ और कौन कौन बंदे थे? 3 अदर बंदे थे। कि जो हमारे पास गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी, परिषद होती थी, उसमें एक बंदा तो कौन होता था? कमांडर इन चीफ होता था, और इसके अलावा 3 बंदे और होते थे। अब क्या हुआ कि जब 1786 में जब लॉर्ड क्रॉनविल आए, तो उन्होंने क्या किया? जो गवर्नर जनरल और जो कमांडर इन चीफ होते थे, दोनों को शक्तियां प्रदान कर दी कि भाई अब जितने भी डिसीजन होंगे, लॉर्ड क्रॉनविल जो था उसको क्या कर दी? परमिशन दे दी, पावर दे दी दोनों को। किसको? गवर्नर जनरल को भी
और जो कमांडर इन चीफ होता था, जितने भी डिसीजन लेने हैं, जितनी भी जो भी है वो आप लेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो इनको अलाउ कर दिया गया कि जितने भी आप काउंसिल में डिसीजन लो भाई वो कौन लेंगे, वो खुद लेंगे, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके पास होगी, आपके पास होगी। जो भी डिसीजन लेने हैं, किस किस को पावर दे दी, पावर दे दी अपने कमांडर इन चीफ को और जो गवर्नर जनरल था उसको। और किस वो तब उस टाइम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो कौन था, लॉर्ड क्रॉनविल्स जो था वहाँ इंडिया का क्या होता था, बंगाल का जो था क्या था, गवर्नर जनरल था। अब उसके बाद कौन सा एक्ट आ गया, उसके बाद एक एक्ट आ गया चार्टर्ड एक्ट 1793। अब 1793 में क्या हुआ कि ये जो पावर थी, जो गवर्नर जनरल की जो शक्तियां थी, उसको क्या कर दिया और फैला दिया। अब क्या बोला गया कि जो हमारे पास लॉर्ड क्रॉनविल थे उनके पास क्या बोल दिया कि जो इनकी काउंसिल है और जो गवर्नर जनरल है, अदर जो फ्यूचर के गवर्नर जनरल है और जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल है। अब प्रेसिडेंसी कौन थी, जो हमारे पास एक बड़ी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी जिसके अंदर तीनों प्रेसिडेंसियां काम करती थी। देखिए सबसे बड़ी कौन होती थी, बंगाल हुआ करती थी, और उसके अंडर कौन कौन काम करता था, बॉम्बे, एक बॉम्बे थी, और जो दूसरी हमारी मद्रास हुआ करती थी। जो तीनों की दोनों किसके अंडर काम करती, बंगाल के। तो उसके जो गवर्नर होंगे और जितने भी डिसीजन लेंगे वो सारे के सारे जो रूल हैं वो इन दोनों पे भी इम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है जी। अब इसमें क्या कहा गया कि अब दूसरी बात क्या की गई, अपॉइंटमेंट ऑफ द सीनियर ऑफिसर, कि जो सीनियर ऑफिसर की थे उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता, उनको जो रॉयल अप्रूवल था वो उनको जरूरी था, मतलब उनकी अपॉइंटमेंट के लिए जरूरी था किसका कंसर्न लेना, जो गवर्नर जनरल होंगे और जो गवर्नर्स होंगे और जो कमांडर इन चीफ होगा, इनसे पूछना जरूरी है कि जितने भी बंदे हम अपॉइंट करेंगे, जो सीनियर ऑफिसर होंगे वो किसकी अपॉइंटमेंट पे होंगे, कौन उनको बताएगा कि किसकी सहमति पे होंगे, जो गवर्नर जनरल रहेंगे और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा और जो गवर्नर्स होंगे जैसे बॉम्बे और मद्रास के, और जो कमांडर इन चीफ होगा उनसे पूछकर ये डिसीजन लिए जाएंगे कि उनको अपॉइंट करना है कि नहीं करना है। ये चार्टर्ड एक्ट जो 1793 आया था उसमें ये बात कही गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो पेमेंट है, ठीक है, जो इनको पैसे दिए जाएंगे, जो ये ऑफिसर हैं इनको जो पैसा दिया जाएगा वो कहाँ से दिया जाएगा, बात समझ में आई कि इनको कहाँ से पैसा दिया जाएगा। कहा गया कि ये निर्धारित किया गया कि जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और जो इसका जो स्टाफ है, इसको सारे का जो सारा पैसा है जो इनको पेड किया जाएगा वो कहाँ से पेड किया जाएगा, जो भारत में जितना भी पैसा कलेक्ट होगा, जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वहां से इनकी पेमेंट होगी। ये कब तक कंटिन्यू रहा, 1919 तक ये ऐसे ही चलता रहा। 1919 में ये चीज़ जो थी ये इसमें इस चीज़ में क्या हुआ, इस चीज़ को बाद में कैंसिल कर दिया गया। अब और क्या बोला गया, और बोला गया कि कंपनी जो है वो 5 लाख पाउंड एनुअली, इतने 5 लाख पाउंड जो है वो एनुअली किसको पे करेगी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजेगी। ठीक है जी। और इसके इन्होंने बोला कि ये जो है मतलब जितना भी ये पैसा है, जितने भी जो नेसेसरी खर्चे हो गए हैं उसके बाद ये पैसा आपने हमें भेजना है। बात समझ में आई कि जो पूछा जाए कि जो भाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बंदे हुआ करते थे उनको पेमेंट कहाँ से आती थी, तो कहाँ से आती थी, जो भारत में जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था वहाँ से वो आती थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को कितने सालाना पैसे देने होते थे, 5 लाख पाउंड एनुअली उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजनी होती थी, जो अपने खर्चे हैं उनको निकाल कर उसके बाद उनको ये पैसे देने होते थे। उसके बाद क्या हो गया जी, उसके बाद देखिए चार्टर्ड एक्ट 1813 आ गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या हुआ कि जो हमारे पास जो कंपनी के मोनोपोली हुआ करती थी, मोनोपोली मतलब एक किसी भी चीज पे अपना आपका अधिकार, ठीक है। मान लो कि किसी को एक चीज बेचनी है तो वो वही कंपनी बेच सकती है जिसपे उसका अधिकार है, उसको बोला जाता था मोनोपोली। अब कंपनी को इस मोनोपोली से क्या कर दिया गया, वांछित कर दिया गया। और इससे क्या हुआ कि इसमें क्या कहा गया आपको, वांछित ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे वांछित कर दिया गया। और जो हमारे पास
जो क्राउन होता था उसके उसके अंडर कंपनी को उसके अंडर ला दिया गया। बोला कि भाई कंपनी को अब किसके रूल मानने पड़ेंगे कि जो हमारे पास ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो क्राउन है एलिजाबेथ, उसके अंडर उसको काम करना पड़ेगा। जितना भी आपके पास संपत्ति है वो सारी की सारी कौन डिसाइड करेगा, वो सारी की सारी जो क्राउन है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, और क्या कहा गया कि बोला भाई मोनोपोली तो खत्म कर दी गई। पेपर में क्वेश्चन आता है कि मोनोपोली खत्म कर दी, बट किन प्रोडक्ट पे मोनोपोली खत्म नहीं की गई। तो देखिए मोनोपोली किस व्यापार पे खत्म नहीं की गई। एक तो चाय का व्यापार था और दूसरा चाइना के साथ जितना भी व्यापार होता था उसमें मोनोपोली को खत्म नहीं किया गया। बात समझ में आई कि भाई मोनोपोली तो खत्म हुई, पहले तो सारी आइटमों पे मोनोपोली थी। अब क्या बोला कि भाई दो चीजें हैं, एक चाय चाय और एक चाइना के साथ व्यापार, तो उस पर मोनोपोली खत्म नहीं होगी। ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब इसके बाद क्या हुआ कि बोला गया कि हर साल, ठीक है, सालाना 1 लाख रुपया एनुअली क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा किस पे, जो इंडियन की एजुकेशन है, जो इंडियन वासी हैं और जो उनका जो साइंटिफिक नॉलेज है उनको बढ़ाने के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए सालाना 1 लाख रुपया आपको खर्च करना है भारत की एजुकेशन पे। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन जो है ये एनडीए में पूछा जा चुका है कि भाई सालाना 1 लाख रुपया भारत की एजुकेशन पे खर्चा जाएगा, तो वो किस चार्टर्ड एक्ट में बात की गई थी। तो किस चार्टर्ड एक्ट में बात की गई थी, तो जी जो हमारे पास चार्टर्ड एक्ट था 1813, उसमें इस चीज़ की बात की गई थी। बात समझ में आई। फिर क्या कहा गया कि ये पहला पहला ऐसा स्टेप था जिससे भारत की एजुकेशन की तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई थी कि पहली बार भारतीयों को एजुकेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, इंटरेस्ट दिखाया था। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि इनको भी पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उनको अच्छी लेबर तो मिल जाती थी बट जो ऑफिस में क्लर्क वगैरह हुआ करते थे वो उन्हें ब्रिटेन से मंगवाने पड़ते थे। तो अब उन्होंने बोला कि हम बाहर से क्यों बंदे लेके आए, यहीं पे इनको पढ़ाते हैं और इन्हीं से काम करवाएंगे। ठीक है जी, तो इनका ये पहला स्टेप था। नेक्स्ट देखिए अब क्या हुआ, चार्टर्ड एक्ट 1833 आ गया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बोला गया था कि जो हमारा जो चार्टर्ड एक्ट है वो 20 सालों के लिए रिवाइज होता रहेगा। बोला गया कि जो हमारे पास लीज पे दे दिया 20 ईयर्स प्रोवाइडेड द कंपनी फॉर अंडर द चार्टर्ड एक्ट 1813। इसमें क्या कहा गया कि जितना भी जो आप पैसा इकट्ठा करते हो वो आपको 20 सालों के लिए और बढ़ा दिया कि भाई अब जो हमारे पास चार्टर्ड एक्ट आता था वो 20-20 सालों बाद रिपीट होता था। ठीक है, अब इस चार्टर्ड एक्ट में बोला कि कंपनी का जो ट्रेड है उसको 20 सालों के लिए और आपको लीज पे दे दिया, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी। बोला कि भाई आप 20 साल और राज कीजिए यहाँ पे। और अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कंपनी की जो मोनोपोली थी चाय और चाइना के साथ व्यापार पे, उसको भी यहाँ पे खत्म कर दिया। इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रख लेना कि चाय और चाइना के साथ व्यापार पे जो मोनोपोली थी वो कब खत्म की गई, तो जो चार्टर्ड एक्ट आया था 1833 उसमें उसको खत्म कर दिया गया। बात समझ में आ गई। जो 1813 था उसमें मोनोपोली तो खत्म की गई थी बच्चों, बट उसमें क्या कहा गया था कि चाय और चाइना के साथ जो भी मोनोपोली है उसको खत्म नहीं किया गया था। बात समझ में आ गई। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या हुआ कि जितनी भी रिस्ट्रिक्शन थी, जो यूरोपियन जितने भी यहाँ पे क्या हुआ करते थे, जितने भी यूरोप से आए हुए थे बंदे जो मतलब वहाँ से यहाँ पे प्रवासी हुए थे, मतलब उनको क्या कहा गया कि भाई जो भी उनके जितने भी उनके जो पूर्वज यहाँ पे आए थे उन्होंने जितनी भी ज़मीनें यहाँ पे ले रखी हैं उस पे जो अधिकार होगा, जो भारत में उनका जो अधिकार होगा, जो प्रतिबंध था कि जो संपत्ति अधिग्रहण जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया गया। ठीक है, कि मतलब पहले यहाँ पे था कि जो जितने भी यूरोपीय हैं वो यहाँ पे जमीन नहीं ले सकते थे, ठीक है, कॉलोनी नहीं बना सकते थे, उनके नाम नहीं हो सकती थी, बट उस रिस्ट्रिक्शन को यहाँ पे हटा दिया गया। और क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था उसकी पोस्ट को चेंज करके जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दी गई। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था उसकी पोस्ट को चेंज कर दिया और क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिप्लेस करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बनाया गया था, तो 1833 में जो चार्टर्ड एक्ट आया था उसमें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना।
और दूसरा क्वेश्चन कि एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ भारत इंडिया कौन था, तो कौन था? विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक। इनकी जब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम इनके गवर्नर की जनरल के बारे में पढ़ेंगे, तो ये वही बंदे थे जिन्होंने सती प्रथा को खत्म किया था 1829 में। इनका टेन्योर था 1829 से लेकर 1833 तक। ठीक है जी, सॉरी 35 तक था इनका। ठीक है, अब यही थे, इन्होंने 1829 पे क्या किया था, जो सती प्रथा हुआ करती थी उसको इन्होंने खत्म किया था। ठीक है जी, और इसमें जो भारतीय थे जिन्होंने इनकी सहायता करी थी, उनका नाम क्या था? राजा राम मोहन राय। ठीक है, जिन्होंने इनकी सहायता करी थी विलियम बेंटिक की। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या हुआ, एक कमीशन बनाया गया। कौन सा कमीशन बनाया गया? लॉ कमीशन बनाया गया। इस कमीशन के अंडर क्या था कि 4th ऑर्डिनरी मेंबर होंगे किसके? गवर्नर जनरल की काउंसिल में। और कहा गया कि उसमें से जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है कहाँ पे? इंडिया में। उसमें से एक जो होगा, जो एक्सपर्ट होगा किसमें? लॉ बनाने में। ठीक है जी, 4 बंदों की बनाई जाएगी। और उसमें क्या कहा गया कि उसमें क्या किया गया, इस उद्योग में क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल में एक चौथा जो बंदा होगा, जो कानून के बारे में मतलब क्या रखता हो, जानकारी रखता हो, उस बंदे को पहले देखो, पहले जो उसमें बंदे हुआ करते थे वो 3 हुआ करते थे। ठीक है, अब चौथा बंदा बोल दिया, और वो चौथा बंदा किससे रिलेटेड होना चाहिए? जिसको कानून के बारे में नॉलेज हो, उसमें एक्सपर्ट हो। और इसी के टाइम एक लॉ आया जिसका नाम था लॉर्ड मैकले। ठीक है, फर्स्ट जो पहली बार जो अपॉइंट किया गया था, उस अपॉइंट किया गया था चौथा बंदा, उसका नाम क्या था? लॉर्ड मैकले। ऑर्डिनरी मेंबर था, फर्स्ट टाइम अपॉइंट किया गया था। इंपॉर्टेंट है कि जो लॉर्ड मैकले है उसको पहली बार ऑर्डिनरी मेंबर क्या किया गया था? अपॉइंट किया गया था। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे पास मैकले कमीशन आया जो एजुकेशन से रिलेटेड था, ये भी 1835 में आया था। ध्यान में रखना, ये भारतीयों के लिए एक कमीशन लेके आया था जिसके अकॉर्डिंग कि भारत की एजुकेशन कैसी कैसी होनी चाहिए, वो भी किसने बताया था? जिसको मैकले कमीशन बोला जाता है। वो कब आया था? 1835 में आया था। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखिए। अब क्या हुआ कि जो सिविल सर्विस थी, जो सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ करता था, उसको ओपन कर दिया गया भारतीय लोगों के लिए भी। भारतीय लोग भी उसमें क्या कर सकते थे? पार्टिसिपेट कर सकते। परंतु क्या हुआ कि वहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश के जो लोग थे, उन्होंने उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया और बाद में इसको विड्रॉल कर लिया कि भाई ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और जो हमारे पास अफीम का जो व्यापार हुआ करता था, उसको क्या बना दिया, मतलब रेगुलाइज कर दिया कि भाई आप अफीम भी दे सकते हो। दूसरा क्या किया गया कि जो हमारे पास मद्रास और जो बॉम्बे हुआ करता था, उसकी जो हमारे पास लेजिस्लेटिव पावर्स होती थी, उससे उनको वांछित कर दिया गया कि अब जितने भी बिल पास होंगे या जितने भी रूल पास होंगे, वो सारे के सारे रूल कहाँ पे पास होंगे? बंगाल में। और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका हुआ है, पीसीएस का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन आ चुका है कि जो हमारे पास दास रखने की जो प्रथा थी भारत में, उसको कब खत्म किया गया? तो जो हमारे पास चार्टर्ड एक्ट आया था 1833, उसमें दास रखने की जो प्रथा थी उसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। और इसको एक्ट कब बनाया गया? इस एक्ट का नाम क्या था? इंडियन जो भारतीय जो दास अधिनियम जो 1843 में आया था, उसके अकॉर्डिंग ये जो एक्ट था, जो दास रखने की परंपरा थी, उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, ये जो एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। और आपसे फिर एक बार मैं यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। ठीक है, थैंक यू।